कैसे हो सब? थैंक यू। मूड कोर्ट में जब जज साहब को एड्रेस करोगे तो ऐसे ही करना है जैसे इन्होंने किया है, ठीक है? खड़े होके बाउ डाउन। सो आज स्ट्रेंथ कम है ना? किस वजह से? रोडवेज बंद है, कोई बात नहीं। सो कल एक होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? हाँ, क्या है वो? जुरिस्डिक्शन पढ़ा था? थोड़ा सा आइडिया तो लिया होगा। चलो कोई बात नहीं। वो उन्होंने कल किसने आंसर किया था? आए नहीं वो, आज शायद से आज आए नहीं। सो जुरिस्डिक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स: पिक्यूनरी, टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर। आपको सबसे पहले अपनी जुरिस्डिक्शन मेंशन करनी है, आपको वो पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट? अब हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पे। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स? व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स? क्या होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स? फैक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर फैक्ट्स? हम जिसके बेसिस पे वो एक चीज वर्क करती है। जिसके बेसिस पे एक चीज वर्क करती है। क्या चीज़? हाँ, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जैसे एक जुडिशियल सिस्टम हो गया, उसके फैक्ट्स कैसे होते हैं? जैसे कि एक केस हो गया, उसके फैक्ट्स, राइट? आप ये कहना चाह रहे हैं ना? कैसे वो वर्क करेगा, किस बेसिस पे एक केस आगे बढ़ेगा। एम आई राइट? सो स्टेट में ही इज राइट टू सम एक्सटेंट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपके मेमोरियल में सबसे ज़्यादा ईजी है, सबसे ईजी पार्ट है आपके मेमोरियल में लिखना, उसको ऐड करना। कैसे? यू जस्ट हैव टू रीड द मूट प्रॉब्लम वेरी थॉरली, वेरी थॉरली। आपको जो मूट प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको उसे बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, वर्ड बाय वर्ड, रीड इन बिटवीन द लाइन्स। जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि कल मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, आप सब मूड कोर्ट आपका स्टेज है, आप सब एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स हैं, तो आप जो डायरेक्टर है वो आपको स्क्रिप्ट देगा, ये वो स्क्रिप्ट है, आप उस स्क्रिप्ट को कैसे एनालाइज करोगे? आपको मूड प्रॉब्लम दी है, स्क्रिप्ट है, आप उसमें से आपको क्या समझ आता है, उसमें से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, उसमें से वो पॉइंट्स, उसके बाहर कुछ भी नहीं। फैक्ट्स मूड प्रॉब्लम के बाहर कुछ भी नहीं होंगे, अपनी तरफ से आप कुछ भी फैक्ट्स ऐड नहीं कर सकते। ओके, दैट वुड गो अगेंस्ट। अब फैक्ट्स की आपको समरी लिखनी है। एग्जैक्टली आप मूड प्रॉब्लम तो नहीं छाप सकते, आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, आप उसे रीड करोगे, प्रोसेस करोगे कि अच्छा ये हुआ इस केस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अगर ए किल्ड बी, ठीक है, कल जो एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था कल? मर्डर का, हैमर से। सो उसमें फैक्ट्स क्या होंगे? A और B just going out. यस, खड़े होके बताइए प्लीज। A और B जा रहे थे। यस और A के हाथ में हैमर था। यस यस, C is there. तो वो ऐसे फिटनेस है तो उसने वॉच किया कि उसने उसको हिट किया। ठीक है, तो इसमें फैक्ट्स क्या हुए? A एंड B वर गोइंग टुगेदर। A के हाथ में हैमर था, ये एक फैक्ट है। A किल्ड B, ये भी एक फैक्ट है, बट ये फैक्ट इन इशू है। ओके, हाउ विल यू प्रूव कि A ने ही B को मारा? A किल्ड B। Because C is there. ओके, अदर देन दैट, C ने देखा, C ने विटनेस किया। ओके, मेडिकल में क्या? ब्लड के टेस्ट रिपोर्ट्स जो अक्यूज्ड है, इसमें ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स जैसे जिस तो हैमर से मारा गया है, हाँ, Fingerprints. उसकी क्रिमिनल, फिंगरप्रिंट्स, यस, उसकी फोरेंसिक से पूरी डिटेल के साथ। कैन बी, बट
हाँ उसी हैमर से, राइट, ठीक है, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। रेलेवेंट फैक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपका जो फैक्ट इन इशू है आपको वो प्रूव करने में हेल्प कर रहा है। आ रहा है समझ? अभी वील गो फर्दर, तब क्लियर हो जाएगा आपको। सो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इज द समरी, जो क्रक्स है, थैंक यू, जो क्रक्स है पूरी मूड प्रॉब्लम का, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। समराइज्ड फॉर्म में आपको लिखना है, डिटेल्स नहीं, आपको पेजेस नहीं भरने हैं, 2 to 3 पेजेस मैक्सिमम। मूड प्रॉब्लम यूजुअली इतना ही लॉन्ग होगा आपका कि 2 to 3 पेजेस में आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मेंशन करना है। अब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जैसे कि एक सेट ऑफ फैक्ट्स होता है, जो एक टाइमलाइन कल आपको मैंने सिखाया था, आप मूड प्रॉब्लम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइमलाइन बना के फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप लिखेंगे। पहले सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके पीछे क्या इंटेंशन थी। आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। देन यू विल रियलाइज कि अच्छा ये समरी आ गई मेरे पास, देन यू विल स्टार्ट ड्राफ्टिंग इट। ओके, सो सेट ऑफ फैक्ट्स कुछ भी हो सकता है। फैक्ट्स क्या होता है? एनीथिंग। इंडियन एविडेंस एक्ट किस किस ने अभी तक पढ़ा है? आपके सिलेबस में था, अभी होगा या आने वाला है? चल रहा है, ओके। सो सेक्शन 3 पढ़ा है अभी, इफ यू कैन रिकॉल। फैक्ट्स, व्हाट आर फैक्ट्स? फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट। हाँ, फैक्ट्स क्या है? कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर टेबल रखी है, दिस इज अ फैक्ट, राइट। ये स्मार्ट क्लासरूम है, यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड है, दिस इज अ फैक्ट। ओके ओके, देन एनीथिंग है, कुछ भी हो सकता है। स्टेट ऑफ थिंग्स, जो चीज़ें चल रही हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल, अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट, क्या हो, ऑनगोइंग है, दैट इज अ स्टेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक फैक्ट है, राइट। और एनीथिंग विच यू कैन रिलेट टू, जैसे आप और आपका और आपके फादर का रिलेशन, दैट इज अ फैक्ट। उसको आप प्रूव कैसे करेंगे? डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, वेरी गुड। सो दैट वुड बी अ रेलेवेंट फैक्ट। आप और आपके फादर का क्या रिलेशन है? फादर सन, फादर डॉटर, दैट इज अ फैक्ट इन इशू, ठीक है। लेकिन वो प्रूफ किससे होगा? डीएनए टेस्ट से, रिपोर्ट से, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से, दैट वुड बिकम रेलेवेंट फैक्ट। सो क्या समझ में आया? फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए जो आपको एविडेंसेस, जो आपको स्टेटमेंट्स और कोई और फैक्ट्स लगेंगे, वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। दैट वुड बी अ रेलेवेंट फैक्ट। लाइक कल के एग्जाम्पल में ए एंड बी फ्रेंड्स थे, हैमर था उसके हाथ में, ब्रीफली रिकॉल करते हैं। ए किल्ड बी, कैसे आपने प्रूव किया? करोगे आप कैसे प्रूव कि ए ने ही बी को मारा? कि जी ए और बी साथ साथ जा रहे थे, सी बोलता है ए और बी साथ मैंने उन्हें देखा, दे वर लास्ट सीन टुगेदर, ए के हाथ में हैमर था, दैट वुड बिकम अ रेलेवेंट फैक्ट। वो आपके ए ने बी को किल किया को प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। तो जो भी फैक्ट, कोई भी चीज, कोई एविडेंस आपके फैक्ट को प्रूव करने में हेल्प करेगा, दैट वुड बिकम अ रेलेवेंट फैक्ट। ये क्लियर है? आपको फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाने के लिए फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था, इसलिए वी आर डिस्कसिंग इट। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं बना पाएंगे, चाहे आपको मूड प्रॉब्लम में से लिखना है, सबसे इजी पार्ट है, बट दैट क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। सो अब हम एक बार ये रीड करते हैं, अगर कैसे है, ये पॉइंट फॉर्म में है, पूरा नहीं रीड करेंगे हम, लाइक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पॉइंट 1 2 3, ये सब आपके मूड प्रॉब्लम से लिया गया है। ओके
जितना शॉर्ट होगा, जितना क्रिस्प होगा, उतना बेटर होगा। जजेस के पास टाइम नहीं है हर चीज पढ़ने का। मेक इट क्लियर एंड सिंपल, बुलेट पॉइंट्स में, सब हेडिंग्स में, हेडिंग्स देन सब हेडिंग्स। फैक्ट्स क्या हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ओके, सो कल एक सेकेंड, जस्ट वेट। ये क्लियर हुआ आपको? बेटर। फैक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी? फैक्ट्स क्लियर हो गए? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में क्या क्या आएगा? अभी तो बोले क्लियर हो गया। यस, उसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे कि ऑफेंडर्स कौन थे, ऑफेंडर्स का क्या नाम था, ऑफेंस कहाँ पर हुआ, राइट? विटनेसेस कौन थे वहाँ पे प्रेजेंट, आई विटनेसेस कौन थे प्रेजेंट वहाँ पर। देन राइट्स क्या थी? यस, That day, that time. यस, टाइम एंड प्लेस, ऑफेंस कहाँ पर हुआ, किस वक्त हुआ, विटनेसेस प्रेजेंट थे। Time also there, place, witnesses. First of all, say time, date, place, area. यस, Offenders के name, importance of offenders name, and क्या राइट्स थी जो इन्फ्रिंज हुई, जो वायलेट हुई, देखेंगे हम। ये वही आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में मेंशन करना है, राइट? ए मर्डर्ड बी, फैक्ट। और मैम ये भी हो सकता है कि कोई FIR हो उस वक्त at that time, या वो नहीं होगा। सॉरी, कोई FIR हो at that time, it is also be included or not? यस, इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन दैट। आपका फैक्ट स्टेटमेंट में ही आएगा वो कि FIR रिपोर्ट कर दी गई है। Like witness ने अगर देखा है तो उसमें हाँ, विटनेस ने देखा है, वो लिखा कि सी वॉज द विटनेस एट दैट टाइम, बी हैड अ हैमर इन हैंड, राइट? दैट वुड बिकम अ फैक्ट। that may prove. Yes, to prove that A killed B. Understood? चले आगे, कुछ queries? Yes. मैम इसका मेंजरिया है, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके हाँ, वेरी गुड। इंटेंशन, आप इंटेंशन मेंशन करेंगे। मेंजरिया है अगर A और B की लड़ाई हो गई, क्वारल हो गई, वी डिस्कस, दे वर फ्रेंड्स, दे हैड अ क्वारल, वो मेंजरिया जस्टिफाई कर सकता है। दैट कैन सजेस्ट दैट ए और बी में क्वारल हुआ, पॉसिबली ए हैज किल्ड बी। इंटेंशन आप मेंशन करेंगे। पार्टीज के एक्ट्स, क्या एक्ट था पार्टी का, ऑफेंस क्या था, व्हाट वाज द कॉज, द रीजन बिहाइंड दैट एक्ट, द रीजन उसने क्यों किया, द इंटेंशन, उसके पीछे उसकी इंटेंशन थी या नहीं। वेरी गुड। ऑलरेडी अगर प्लान हो तो भी होगा। हाँ, अगर ऑलरेडी प्लान्ड है तो वो प्रेपरेशन में आ सकता है आपकी। प्रेपरेशन, फॉर एग्जाम्पल बी वॉज किल्ड, ए मार्केट गया 2 दिन पहले, वहाँ से हैमर खरीद कर आया, ये जस्ट प्रेपरेशन है, ये नहीं होगा। लेकिन ए ने बी को थ्रेटन किया था दैट आई विल किल यू, एंड देन ही वेंट एंड बॉट अ हैमर, वो प्रेपरेशन एंड प्लानिंग, दैट वुड ऑल्सो बिकम अ फैक्ट and a relevant fact which will go on proving that A killed B, A caused murder of B. Clear? Thank you. Please sit down. Let's move forward. Any questions? अभी तक कुछ? Let's move forward then. एक बार रीड करना है. फॉर एग्जाम्पल एनी पॉइंट ऑफ फैक्ट्स यू वांट टू रीड. ओके, सो
Next we have statement of issues. What are issues? Problems. कैसी problems? उसने मैम उसका लोन लिया, हाँ जी. he must have taken some loan and he could not repay. Yes. That can be a matter. That can be. Or a family problem, etc. Family problems. मैम मेरी प्रॉब्लम इस एग्जाम्पल में ये भी है कि हाँ उसने उसको क्यों मारा, उसकी कोई प्रॉब्लम थी इसलिए उसको हिट करा, या उसी को मतलब हैमर हिट किया, तो उसकी कोई प्रॉब्लम उसने क्यों हिट किया, या उसकी उसकी इंटेंशन. अब ये चीज़ आप लॉयर हैं, आप यू कांट गो बियॉन्ड द फैक्ट्स. क्यों मारा, रीज़न में हमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड. हाँ, अनटिल अनलेस वो रीज़न ये है कि उसकी लाइफ को हार्म था, उसने सेल्फ डिफेंस में मारा, देन वील कंसिडर. क्यों मारा वो जज साहब देखेंगे क्यों मारा, है ना. बट बीइंग एन एडवोकेट आप ये देखेंगे कि उसकी इंटेंशन क्या थी. ठीक है, इंटेंशन विल बिकम अ फैक्ट, नॉट रीजन. रीजन विल नॉट बिकम द फैक्ट. क्या चीज़? हिट और नॉट बी हिट, मारा कि नहीं मारा, वही पूछ. मतलब एक्ट हुआ है या ये नहीं हुआ. हाँ, एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों चीज़ें प्रूव करनी हो सकती हैं. एक्ट का होना भी प्रूव करना फैक्ट हो सकता है, एक्ट नहीं हुआ ये भी प्रूव करना फैक्ट हो सकता है. क्यों, अब कौन करेगा कि एक्ट कि मारा कौन प्रूव करेगा? द पिटिशनर विल आर्ग्यू ऑन कि मारा, और रिस्पोंडेंट क्या आर्ग्यू करेगा? नहीं मारा. जज साहब मैंने तो नहीं मारा, ये तो झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं मारा. ठीक है, तो प्रूव यही तो है, प्रूविंग और डिसप्रूविंग. यस प्लीज. ठीक है, मारा या नहीं मारा दोनों चीजें, एक्ट डन और एक्ट नॉट डन, बोथ, आइदर ऑफ देम. सो स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज, जैसा अभी इन्होंने बोला, प्रॉब्लम किसके बीच में प्रॉब्लम? In both the parties. बोथ द पार्टीज. तो बोथ द पार्टीज, अब आपके और मेरे बीच में प्रॉब्लम कैसे होगी कि आप सिविल सूट फाइल कर सको या मैं सिविल सूट फाइल कर सकूं? राइट्स का इन्फ्रिंज होंगी. जब कोई रिलेशन होगा, मेरी राइट्स हैं, आपकी लाइबिलिटीज होंगी, आपकी राइट्स हैं, मेरी लाइबिलिटी होगी कि मैं उसे इन्फ्रिंज ना करूं, उसे वायलेट ना करूं. एक रिलेशन होगा, अब तभी कोई राइट या लाइबिलिटी प्रूव होगी. अकेले मेरी, अगर मैं अकेली हूं तो मेरी कोई राइट क्यों वायलेट करेगा? मैं खुद की राइट थोड़ा वायलेट कर सकती हूँ. कोई पार्टी होगी तभी तो राइट वायलेट होगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट लॉज किसने पढ़ा है? कुछ क्वेरी? कॉन्ट्रैक्ट सबने पढ़ लिया? अच्छा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, उसमें पढ़ा है ना? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है. बी ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, बी ब्रीचेस दैट कॉन्ट्रैक्ट. ए क्या करेगा? चलो ये छोड़ो, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आई विल कम एंड टीच यू हेयर. ठीक है, मैं नहीं आती, मैं फीस ले लेती हूँ, मैं नहीं आती. आपके पास क्या लीगल एक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन होगा मेरे अगेंस्ट? पहली बात तो क्या कोई लीगल एक्शन हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? फ्रॉड का और स्कैम. अच्छा, और क्या? ऊंचा बोलो. अच्छा, 420. वेरी गुड. 420 नहीं, मेरी मर्जी में नहीं आ रही. प्रॉमिस. वेरी गुड. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन. प्रॉमिस किया है मैंने, अग्रीमेंट किया है मैंने. अग्रीमेंट टू टीच, अग्रीमेंट नॉट टू टीच नहीं, अग्रीमेंट टू टीच है. तो आपके पास राइट है, आप सूट फाइल कर सकते हो. किस बेसिस पे? कि जी मैम के साथ अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट था हमारा,
मैम आई नहीं, मैम ने ब्रीच किया, राइट। सो आपकी क्या राइट्स हैं इसमें, क्या राइट्स हैं आपकी? कॉम्पनसेशन क्लेम करना, ठीक है, और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं आप। अब मैं कहती हूं कि हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ये क्या बन जाएगा? फैक्ट इन इशू एंड कॉन्सिक्वेंटली इट विल बिकम एन इशू, जो आप अपनी स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे, राइट। आपने कहा जी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, मैम ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, हमें लॉस हुआ, हम जी स्ट्राइक चल रही है, प्रोटेस्ट चल रही है, हम अपनी व्हीकल्स लेकर आए, हमारा इतना डीजल लग गया, इतना पेट्रोल लग गया, हमारा तो नुकसान हो गया, ठीक है, टाइम का नुकसान हो गया, आप उसके लिए भी कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। आपका वक्त बर्बाद हुआ, आप आए, मैम नहीं आई, और सिमिलरली मैं भी कर सकती हूँ, मैं आई आप नहीं आए, मेरा वक्त बर्बाद हुआ, ठीक है। सो लॉस हुआ, अब जो आपको लॉस हुआ आप वो कॉम्पनसेशन उसके लिए मांगोगे, उससे क्या होगा? मेरी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी कि मुझे आपको इतना कॉम्पनसेशन देना है बिकॉज ऑफ द लॉस। एक्सक्यूज मी। अब मैं क्या करूंगी फिर? मैं कहूंगी मेरे भी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, आपको प्रूव करना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्ट था, दैट विल बिकम एन इशू। आप एक चीज एक्सेप्ट असर्ट कर रहे हैं, मैं डिनाई कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट था, आई एम सेइंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, आप असर्ट कर रहे हैं, मैं डिनाई कर रही हूँ, मना कर रही हूँ। इशू नंबर 1, आप कुछ बोल रहे हैं हाँ में, मैं बोल रही हूँ ना, वो इशू बन गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नंबर 2, मैं कह रही हूँ जी फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कैसे हुआ है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या ग्राउंड्स हैं? कॉन्ट्रैक्ट कब फ्रस्ट्रेट होता है? आपको आता है? ट्राई तो करो, ट्राई करो। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ, ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस किस वजह से? थोड़ा जोर से बोलो। वकील साहब बनना है तो फिर इतनी धीरे आवाज में कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, उसने परफॉर्म नहीं किया, नॉन परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है। नॉन परफॉर्मेंस तो कुछ अनरीजनेबल कंडीशन सर्कमस्टांसेस की वजह से भी हो सकता है ना, चलो वो सेकेंडरी है, गुड। और कोई फ्रस्ट्रेशन का ग्राउंड कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही, वॉइड हो जाएगा। अटेंडेंस तो हम ले सकते हैं इसको। क्या चीज़? अगर इतने % अटेंडेंस नहीं होगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, इसको भी एक ग्राउंड ले सकते हैं। अटेंडेंस किस में? जैसे क्लासेस की अटेंडेंस में स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, कैन बी डन, गुड। सो फ्रस्ट्रेशन, सपोज मैं माइनर हूँ, मैंने आपको बताया नहीं और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट। यस, कौन? एक मिनट, अंदर बैठ जाओ, क्लास आप लोगों को, इज ही अ स्टूडेंट? ओके, क्लास आप लोगों के लिए वेयर वर वी? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, मैं माइनर हूँ, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? करने को तो कर सकती हूँ बिना बताए। क्या होगा उसका रिजल्ट, क्या होगा? मिसरिप्रेजेंटेशन भी होगी। मिसरिप्रेजेंटेशन, मैंने मिसरिप्रेजेंट किया कि मैं तो अडल्ट हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ है तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मिसरिप्रेजेंट किया मैंने, फ्रॉड किया मैंने, जैसे उन्होंने कहा फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे हो सकता है फ्रस्ट्रेट, बताओ?
मैं फी पेमेंट ऑन टाइम। आपके फी पेमेंट ऑन टाइम, कंसिडरेशन नहीं दी, वेरी गुड। हाँ, विदाउट एनी फ्री कंसेंट, कंसेंट नहीं थे। ज़बरदस्ती थोड़ा आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी कि मेरे से पढ़ो आकर या ज़बरदस्ती अपनी कंसेंट से ही आ रहे हो ना सब यहाँ, ये तो फ्री कंसेंट है। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है? आपकी जगह पे आपके कोई XYZ फ्रेंड ने जो इस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है या है भी, तो वो इस सेमिनार में आने के लिए ही इज़ नॉट अलाउड। उनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और वो सूट फाइल करते हैं मेरे अगेंस्ट, क्या वो कर सकते हैं? नो, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लाइकवाइज आप स्मार्ट क्लासेस में क्या पढ़ाएंगे, फिर आप एक नॉर्मल टीचिंग देखते हो। आपका स्मार्ट बोर्ड चलता नहीं है क्योंकि आई कैन इवन असर्ट दैट एज एन इशू, ठीक है? तो उसमें भी कुछ वो हो सकते हैं ना, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि आप बताओ। हाँ, जैसे कि आप अगर रिपेयर हो तो सॉफ्टवेयर है, ये सबके लाइक आप एक टाइम बाउंड कर सकते हो कि हमारा इस टेस्ट सही होने के बाद कहा लगे ऐसे। इतना टाइम तो है नहीं ना फिर हमारे पास, ये तो आपके कॉलेज को पहले देखना चाहिए था। हमने तो डे 1 से बोल रखा है उन्हें कि इसे ठीक करवाइए। नो, वी कांट डू एनीथिंग। सो या आप और बेटर आइडियाज़ दे सकते हैं, आप अपने कॉलेज को बोल सकते हैं आप कि सर स्मार्ट क्लास वर्क नहीं करती है। ये स्मार्ट क्लास में वैसे आपका पहली बार सेमिनार या कोई लेक्चर हो रहा है क्या? क्या कॉलेज में पहला है? स्कूल में तो स्कूल नहीं, अभी यहाँ कॉलेज में, स्कूल में नहीं, इधर इस क्लास में। तो तब नहीं यहाँ। अच्छा, फिर पहली बार है तो फिर कैसे पता होगा ना आप लोग को भी पहले। अगली बार से ध्यान रखेंगे सब, स्टाफ भी और स्टूडेंट्स भी। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, पॉइंट ऑफ इशू ये आप फॉर्म करेंगे, ठीक है? क्या समझ आया? इशू बन गया, आपको एक प्रॉब्लम मिल गई, आपने वो पढ़ी, फैक्ट फॉर्म किए, आफ्टर दैट कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि वो ये कह रहा है, बी पार्टी ये कह रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। उसके बाद आप इश्यूज सेटल करेंगे। जो इश्यूज आप फॉर्म करेंगे, सेटल करेंगे, आगे उसके अलावा जो भी फैक्ट्स हैं आपको उनको कंसिडर, आपको उन पर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने प्रिपेयर। आर्ग्यूमेंट्स आगे का जो फर्दर ट्रायल होगा वो सेटल्ड इश्यूज पर होगा। आप जो एविडेंसेस प्रूफ करेंगे वो आप इन्हीं फैक्ट्स पे करेंगे कि जी मैम ने हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, आप ये प्रूव करेंगे कि हमारे बीच में था कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं प्रूव करूंगी कि फ्रस्ट्रेट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, मेरा और इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैं तो माइनर थी, आई विल प्रूव दैट। उसके अलावा हम किसी और चीज़ पे नहीं जाएंगे, राइट? हम क्लास का एडवांस नोटिस भी तो देना होता है स्टूडेंट्स को जब आपकी क्लास लेगी, जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो वो आपके कॉलेज ने दिया नहीं आपको एडवांस नोटिस? नहीं मैम, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सारे कुछ बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे हम फाइल करेंगे। तो वो तो आप मेरे खिलाफ थोड़ा करेंगे, वो आप अपने कॉलेज के खिलाफ करेंगे। आई एम नॉट ड्यूटी बाउंड टू लेट यू नो एंड प्रिपेयर यू इन एडवांस दैट यू हैव अ क्लास। वैसे तो आई डोंट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी। आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद योर कॉलेज मैनेजमेंट एंड यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद योर कॉलेज। तो ये क्वेश्चंस आप वहां पे पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज पॉइंट में होगा, क्वेश्चन फॉर्म में। ये रीड करो क्या लिखा है ये। सारे बच्चे पढ़ लो जहां तक दिख रहा है ये। स्टार्ट कहां से हो रहे हैं सब इश्यूज? वेदर किस फॉर्म में है? क्वेश्चन फॉर्म में। इश्यूज क्वेश्चन फॉर्म में होंगे कि क्या ये है, क्यों है, कब हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था, किसने किया, क्वेश्चन आंसर फॉर्म, क्वेश्चंस फॉर्म। और इश्यूज जितने कम होंगे, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है,
जितने कम होंगे उतना बेटर आपका रिसर्च रहेगा, उतना बेटर आपका आर्ग्यूमेंट रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म में होना चाहिए आपका, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल फॉर्म। क्लियर है स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज? इश्यूज फॉर्म कर लोगे? क्योंकि ये सीखो, आफ्टर 1 और 2 क्लासेस मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दूंगी टीम्स क्रिएट करके, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सब सिखाया जा रहा है। अगर ये नहीं सिखाया जाएगा आप इश्यूज फॉर्म कर लोगे? हाँ, कंफर्टेबली कर तो लोगे, इतने कैपेबल आप लोग हैं, लेकिन कंफर्टेबली बहुत एफिशिएंटली कर लेंगे आप? नहीं ना। तो इसलिए ध्यान से देखना क्या क्या बोल रही हूं मैं। पॉइंट फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म, जैसे अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन कल मैंने आपको समझाया था। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या क्वेश्चंस रेज होते हैं? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, वेरी गुड। और अपीलेट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट्स में क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है, वेदर द सूट इज मेंटेनेबल, फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट। आई एम वेरी सॉरी आज क्या हुआ? बोरिंग लग रहा है क्या? बोरिंग लग रहा है? कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए आप बताओ फिर, थोड़ा सा हेल्प अस नो। क्या मतलब, और आप किस तरीके से चाहते हैं? आप अपना रिव्यू दो ना, आप तभी हम बेटर कर पाएंगे ना फिर, अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो। बताओ, ये तो बता दो, ये तो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन। चलो, स्टेटमेंट ऑफ इशू क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, जैसे कि जुरिस्डिक्शन आपने ऑब्जेक्ट कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपने जुरिस्डिक्शन लिखा कोर्ट का, ऑपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि जी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। सबसे पहला और बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन, बहुत कॉमन इशू होता है ये। नॉर्मली हर मूट में सबसे पहला इशू आपको यही दिखेगा, वेदर द, जैसे इसमें PIL है, वेदर द PIL इज मेंटेनेबल, वेदर द सूट इज मेंटेनेबल। मेंटेनेबल मतलब क्या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ भी है, हुआ है तो क्या इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है ये सूट को एक्सेप्ट करने की, क्या इस कोर्ट में ये सूट फाइल हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि आप वेदर फंडामेंटल राइट्स, इसमें फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई हैं या नहीं हुई हैं, या तो कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज किस फॉर्म में होगा? क्वेश्चन फॉर्म में। आप बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आफ्टर दैट समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द आर्ग्यूमेंट्स? राइट टू स्लीप, पता है सबको? राइट टू स्लीप, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। और ये फंडामेंटल राइट कब ऐड हुई कॉन्स्टिट्यूशन में? कब ये हमारे लिए फंडामेंटल राइट बना? केस पता है? रामलीला मैदान में एक बार प्रोटेस्ट हुए थे 2012 आई गेस, याद है? जब याद है तो वो क्या था, वो प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे, है ना। तब फंडामेंटल राइट टू स्लीप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। क्यों? क्योंकि पिटिशन फाइल हुई थी कि हम सो नहीं पा रहे हैं, रात भर बहुत शोर हो रहा है। जो आसपास के जो नेबरिंग स्टूडेंट्स थे, सॉरी नेबरिंग जो रेजिडेंट्स थे, उनको प्रॉब्लम हो रहा था। सो दे फाइल्ड अ पिटिशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तब वो फंडामेंटल राइट टू स्लीप बना था हमारा। तो वो कैसे हुआ था? उन्होंने कुछ ना कुछ आर्ग्यू किया होगा ना,
प्लीडिंग्स दी होंगी, किसी एडवोकेट ने प्लीडिंग्स दी होंगी, आर्ग्यू किया होगा। क्या सिर्फ जज ने डिसीजन दे दिया तो वो राइट टू स्लीप बन गया? नहीं, किसी ने प्लीड किया होगा तभी तो वो राइट टू स्लीप बना हमारा। वही प्लीडिंग्स हैं ये। आप जितना अच्छा प्लीड करेंगे, प्लीडिंग्स इससे पहले मतलब जो आपका रिटन सब मेमो था, आर्ग्यू, ओरल आर्ग्यूमेंटेशंस आप कैसे करेंगे ओरली, और आप इसमें मेंशन करेंगे व्हाट विल बी योर पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यू। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं कैसे? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट वुड नो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं कहेंगे आप इसे। दिस वुड बी स्टेटमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नॉट पर्पस। रीजनिंग है ये आपकी, क्योंकि ये पर्पस नहीं है। आपने अभी तक जो इसमें असर्ट किया है, फैक्ट्स दिए हैं, उसकी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कि जज साहब आपको क्यों सुने, उनको भी तो कन्विक्शन होना चाहिए कि ये लॉजिकली बोल रहा है, ऐसे ही आके नहीं बोल रहा है ये। सो आर्ग्यूमेंट्स आर द लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड व्हाट यू हैव असर्टेड एज फैक्ट्स, एज इश्यूज। लीगल, लॉजिकल, एनालिटिकल होना चाहिए आपका वो रीजनिंग, प्रूव होना चाहिए आपके पास, स्ट्रॉन्ग इनफ। कोई बुक्स के अथॉरिटीज़, इसीलिए आपको केस लॉस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको बुक्स को रेफ़र करना ज़रूरी है। वेबसाइट्स, वहाँ पे आप जब मूट कोर्ट प्रॉब्लम आपके पास आएगा, आप सीधा तो मेमोरियल नहीं बना सकते ना, आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में कि प्रॉब्लम क्या है। तो वही प्रोसीजर था ये। फिर एंड में आप उसके बेसिस पे अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे कि हम ये इसलिए चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, बॉर्डर्स के आसपास या जितने भी, अभी आप लोग को भी आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, चेकिंग चल रही है, चलो ओके फाइन, दैट इज़ फॉर पब्लिक ऑर्डर। लेकिन जिसको लॉन्ग ट्रैवल करना है, लाइक कल ही मैं पढ़ रही थी कि किसी को मेडिकल इमरजेंसी थी, दिल्ली जाना था, डिले हो गया बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, जो भी, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, गो एंड चेक, एक PIL फाइल हुआ था, एक पॉइंट आफ्टर 7 or 8 months ऑफ द प्रोटेस्ट, कि हमारी गलती क्या है, हमारी राइट टू पैसेज वायलेट हो रही है, हम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली का बॉर्डर्स पूरे सील थे। सील थे पूरे, किस लिए थे? क्योंकि प्रोटेस्ट चल रही थी। अब वहीं पे प्रोटेस्ट करना क्या गलत है? प्रोटेस्ट करना क्या गलत है? नो, until unless it is peaceful and without arms और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आपकी बन गई कि मेरी राइट है, मेरा राइट टू पैसेज, आना जाना, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट फ्रीली नहीं कर पा रहा हूँ। राइट टू प्रोटेस्ट भी मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं तो प्रोटेस्ट करूँगा और पीसफुल प्रोटेस्ट करूँगा, मैं किसी को हार्म नहीं कर रहा मैं। आप इसमें अब क्या आर्ग्यूमेंट देंगे कि क्यों है ये ऐसा, क्यों आप ये फैक्ट स्टेट कर रहे हैं, क्यों आपने ये इशू राइज किया, क्यों किया, क्यों किया आपने इशू राइज? राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं। कौन सी राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, राइट टू लिव, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू पैसेज, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन भी। इंटरनेट बंद है ना, लेकिन ये हाँ GDP हाँ ठीक है। सो ये क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है, आपको मालूम है ना ये फंडामेंटल राइट है, तो ये आपका रीजनिंग रहेगा, वो आपके आर्ग्यूमेंट में आएगा कि दिस इज़ माय फंडामेंटल राइट, इसीलिए मैं ये पिटिशन फाइल कर रहा हूँ। ये मेरी रीजनिंग है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा राइट टू पैसेज अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या था कि मेरा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मेंशन करेंगे आप, वो आपकी रीजनिंग होगी, स्टेटमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में ऐड होगी वो आपके। कोई भी केस है, कोई भी, जैसे ए ने बी का मर्डर किया, लेकिन ए हिट बी विद हैमर इन प्लेस, बी ने उसको सपोज उसके हाथ में गन थी, उसके पॉकेट में गन थी, पिस्टल थी, रिफ्लेक्स में उसने गन शॉट कर दिया उस पर, एंड ए डाइड, नॉट बी, ए डाइड, तो वो क्या है? सेल्फ डिफेंस, ठीक है, सेल्फ डिफेंस है।
लेकिन अब वो सेल्फ डिफेंस का ग्राउंड आप शो करेंगे, वो क्या बनेगा आपका? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जनरल डिफेंसेस वो आपका आर्ग्यूमेंट बनेगा कि जी जनरल डिफेंसेस में मेरे पास सेल्फ डिफेंस का राइट है, आई कैन। ओके, समझ आया? कुछ पूछना है? What is the difference between matter in issue and fact in issue? Fact जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी fact in issue A ने B को मारा, A ने किल किया, did A kill B? Fact in A killed B, fact in issue हो गया। ठीक है, A का इंटेंशन था B को मारने का, did A have intention to kill B? Fact in issue हो गया। और मैटर इन फैक्ट होगा कॉज ऑफ एक्शन क्या राइज हुआ इसमें। मैटर इन इशू, कॉज ऑफ एक्शन क्या राइज हुआ इसमें? ए कॉज्ड मर्डर ऑफ बी, दैट वुड बिकम मैटर इन इशू। अंडरस्टूड? क्लियर? और कुछ आगे चलें? आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा इश्यूज फॉर्म करने में, आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करने में बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, तभी क्लियरली कर पाओगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, लास्ट पार्ट ऑफ योर मेमोरियल प्रेयर। रीड करो, ये दिख रहा है? एक सेकेंड। इन द लाइट ऑफ द इश्यूज रेज्ड, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड एंड अथॉरिटीज साइटेड। आपने फैक्ट्स पढ़े, फैक्ट्स लिखे, इश्यूज रेज किए, आर्ग्यूमेंट्स दिए, अथॉरिटीज ऐड की, केस लॉज दिए कि इस केसेस के बेसिस पे, प्रेसिडेंट्स के बेसिस पे मे द ऑनरेबल कोर्ट बी प्लीज टू। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में, जो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जाम्पल था, उसमें आप प्रे क्या करेंगे कोर्ट से कि हमें डैमेजेस दिए जाएं, हमें कॉम्पनसेट किया जाए, राइट? आप प्रे करेंगे। मैं क्या प्रे करूंगी कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ एंड दिस बी ऑर्डर्ड। ठीक है, थ्रू अ जजमेंट। क्लियर? प्रेयर में आप रिलीफ सीख करेंगे। आपको क्या रिलीफ चाहिए कोर्ट से, क्या रिलीफ ग्रांट होना चाहिए, क्या पनिशमेंट ऑपोजिट पार्टी को मिलनी चाहिए या क्या कॉम्पनसेशन उसको आपको देना पड़ेगा। अब रिलीफ एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, डिपेंड करता है केस टू केस। गॉट इट? और कुछ इससे रिलेटेड अभी पूछना है? एनीथिंग? कुछ भी नहीं? मेमो समझ आ गया? एक बार रिवाइज कर लें, जो कल और आज में मेमो के हेडिंग से एक बार रिवाइज करने हैं, सो दैट कल फिर हम आगे कैसे आपको रिसर्च सिखाई जाएगी, फिर आपको कि आपको रिसर्च कैसे करना है। और अपने थोड़े सजेशंस भी दे दो कैसे स्मार्ट क्लास को इनकलकेट करना चाहते हो, ताकि हम आपकी फैकल्टी को बोल सकें, मैनेजमेंट को। व्हाट डू यू वांट बेटर? हाँ, क्या कह रहे हो? अरे यार, सबसे पहले
क्या आएगा मेमोरियल में आपके? हाँ, कंपटीशन नेम। उसके बाद कोर्ट नेम। कौन सा कोर्ट? कोई भी हो सकता है। कि आप किस पे डिसाइड करोगे कौन सा कोर्ट होगा? ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट की है? सबसे पहले कंपटीशन का नेम, मूट कोर्ट कंपटीशन का, देन बिफोर विच कोर्ट इट इज प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंटिंग योर केस। मैटर क्या है? ओरिजिनल रिट ज्यूरिसडिक्शन है, PIL है, नंबर, सूट नंबर, पिटिशन नंबर, CNR नंबर विद ईयर। कौन से सेक्शंस, आर्टिकल्स, कौन से लॉ के अंडर आप अपना मैटर प्रेजेंट कर रहे हैं? लिख रहे हो आप? आराम से लिखो, बोलो। पार्टीज नेम, पहले किसका नाम? पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट। उसके बाद किसके, राइट, किसके बिहाफ पर आप ये मेमोरेंडम प्रेजेंट कर रहे हैं? मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर। आपको इनिशियली आपको तो दोनों प्रिपेयर करने हैं मूट कोर्ट में, पिटिशनर के बिहाफ पे भी, रिस्पोंडेंट के बिहाफ पे भी। आफ्टर दैट टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। और सही साइटेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई केसेस मेंशन करेंगे, केस लॉज मेंशन करेंगे, डोंट मेंशन A वर्सेस B। A वर्सेस B, उसका साइटेशन AIR 2010, ठीक है? सॉरी, पेज नंबर 5 AIR, पेज नंबर 5 2010, लाइक दिस। साइटेशन मिस नहीं करना किसी भी केस का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट, अब इसको क्या हो रहा है? अरे यार, स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन आप लोग पढ़िए। दिख रहा है यहाँ तक क्लियर सबको? पढ़ो फिर। अब पूछो कुछ। हाँ, ये क्लियर हो गया सबको पूरा अच्छे से? अब आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दूंगी तो आप कर लोगे? यही समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड देन आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड इन डिटेल्स। इतना सारा एडवोकेट को लिखना पड़ता है। हाँ, ड्राफ्टिंग तो करोगे ही आप। फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन आपको ड्राफ्टिंग आना बहुत ज़रूरी है। आपको चलो ये तो फॉर्मेट हो गया, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड का तो कोई वो नहीं होगा, आपको खुद ही ड्राफ्ट करना पड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ आपको कि प्रॉब्लम जब ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसमें गलतियाँ कर दो, कोई इशू नहीं है। कोर्ट में नहीं कर सकते आप गलतियाँ। इसमें आप फैक्ट्स रीड करो, प्रॉब्लम रीड करो, लिखो, फैक्ट्स डिग आउट करो। हाँ जी, क्या? हाँ, तो वही तो ना, नाम खराब हो जाएगा अगर तुमने उनका फैक्ट ही नहीं डाला। फैक्ट किस लिए डालोगे? अपने क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए ना। अगर वही फैक्ट, उसी के फैक्ट जितने आपके करेक्टली मेंशन फैक्ट्स होंगे, वहीं से जज साहब को फैक्ट पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इस वकील को कुछ आता भी है कि नहीं। फैक्ट्स पढ़ के उनको आगे आपका प्लीडिंग्स देखने की ही ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, कितना पानी में है, राइट, वेरी राइट। तो इसलिए फैक्ट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए, हालांकि इजी है, लेकिन इतने स्ट्रांगली आपके फैक्ट्स होने चाहिए। आपके क्लाइंट को सपोर्ट करना है ना, आपको उसके अगेंस्ट थोड़ा ना जाना है। तो क्लियर, अच्छे से इसको एक बार आप थॉरली आप पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछेगा, देन वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हाँ, अच्छी फीस लेंगे क्लाइंट से तभी। हाँ, तभी अच्छी फीस ले पाओगे क्लाइंट से। ठीक है, क्लियर है अभी? ओके, सो वी कंक्लूड फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस अभी भी पूछ रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछो।
कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझना है रिगार्डिंग मेमोरियल, क्योंकि यही आपका हार्ट एंड सोल है आपका पूरे मूड कोर्ट कंपटीशन का। सबसे पहले तो आप डायरेक्टली तो जज के सामने आर्ग्यू नहीं कर सकते ना, वो आपको, वो एडवोकेट को, क्लाइंट को और जो विक्टिम है उन सबको, ऑफेंडर को, वो इस प्लीडिंग के थ्रू ही जानेंगे। डायरेक्टली आप जज से थोड़ा इंटरेक्ट करोगे। पहले ही आपके साथ कुछ गलत होगा, आप सीधा थोड़ा ना जज के सामने जाके खड़े हो जाओगे कि मेरे साथ गलत हुआ है। फाइल करोगे, उनको अपनी फाइल प्रेजेंट करोगे, वो पढ़ेंगे, उससे वो डिसाइड करेंगे कि ये मेंटेनेबल है नहीं है, सही है नहीं है, फैक्ट्स कैसे हैं इसमें, फैक्ट्स से आपका सब पता चल जाएगा। तो इसलिए हैव अ गुड होल्ड ऑन योर फैक्ट्स इश्यूज बनाने में। कुछ मूड कॉम्पिटिशन्स में आपको इश्यूज वैसे बने हुए मिलते हैं, लेकिन जहाँ नहीं, हाँ जी, इनको मैनिपुलेट भी तो कर सकते हैं। किनको? अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। फैक्ट्स को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप आर्ग्यूमेंट्स में उसको प्रूव करोगे ना, मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप। लॉ इज वेरी ब्यूटिफुल, आप कह रहे हैं सही, लेकिन आप फैक्ट्स के साथ खेल नहीं सकते। फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहेंगे। आप उसमें इश्यूज फॉर्म कैसे कर रहे हैं, आप इश्यूज में आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इश्यूज में, फैक्ट्स में नहीं। दिस इज द वेरी थिन डिफरेंस। फैक्ट्स तो जो हैं वही रहेंगे, आप उन फैक्ट्स को अपने फेवर में कैसे यूज कर रहे हैं वो इश्यू फॉर्मेशन में पता चलेगा। इश्यू फॉर्मेशन में तो जो फैक्ट्स वाला स्टेटमेंट है ना, जो आप उसमें कुछ नहीं करेंगे। जैसे जो ये है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ये तो मूड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। जो मूड प्रॉब्लम में है उससे बाहर नहीं जाना, यू कांट गो बियॉन्ड दैट, राइट। लेकिन जो ये आपके स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज हैं, इसमें आप कुछ भी फॉर्म करो। जैसे मैंने फॉर्म किया कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में कि मैं तो माइनर हूँ, वो फैक्ट्स में तो नहीं था, मैंने बनाया ना, वो करना है आपको। आप इश्यूज, इसीलिए इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड, रीजनिंग आपकी, आप लॉजिकली कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्टली आप जज साहब को बोल सकते हो कि मैं इसीलिए ये चीज़ कह रहा हूँ, वो मानने पे मजबूर होने चाहिए कि हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि इसके पास रीजंस हैं। He has reasons, he has proofs, he has authorities, he has cases, he has precedents to prove his case. बस अगर आपकी ये 3-4 चीज़ें क्लियर हैं आपकी, आई थिंक आपको कोर्ट में या मूड कोर्ट में यू विल बी द विनिंग टीम। बट इस पे होल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक बार आप खुद भी गो थ्रू कीजिएगा एंड देन आस्क क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, चलो, थैंक यू।